Welcome student to the second session of today's second session. In this session we will do some number of numericals. So let's begin. Question number 1. A cylinder of height 20 meter is completely filled with water. The velocity of efflux of water in meter per second. Wait a minute, some issues are here. Through a small hole. Through a small hole on the side wall of the cylinder near its bottom. तो bottom पे hole है. Came in the examination 10, 20. आप भी कर सकते हैं 25.5 and D is 5. बॉटम पर होल है और वाटर 20 मीटर के हाइट पर है. इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू कैन आल्सो डू इट. आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेट मी गिव यू द चांस टू सॉल्व इट. लेट्स सी. कोई ना कोई तो आंसर देगा. एक आंसर आया, 2 लोगों ने आंसर दिया. तो v इक्वल टू √2gh. बहुत सिंपल है. √2gh. ये तो दिया ही हुआ है हमें. g को हम 10 ले लेते हैं और हाइट कितनी दी हुई है 20. सो इट विल बी √400. So it will be equal to 20 meter per second. So if you know the formula, then it is very simple. And there are several type of questions which we have to cover. तो ये तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लो. तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. Then we'll move to the question number 2. So this question is a very simple one. तो इसको क्लियर कर रहे हैं.
क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ होल in the bottom of tank having water. If total pressure at the bottom is 3 atmosphere, तो 1 atmosphere, एक मिनट, some 1 atmosphere equal to 10 to the power 5 Newton per meter square. हमें थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया. Then the velocity of water flowing from hole is. First answer root 400 meter per second. Second answer root 600 meter per second. The third answer root 60 meter per second. Fourth none. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हमें इसे समझना पड़ेगा. देखिए बॉटम पे होल है. अब हमें ये नहीं पता कि कितनी हाइट पर ये वाटर फिल्ड है. तो हम इतना तो जानते हैं कि वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं √2gh, बट वी डू नॉट नो द हाइट. पर हमें हाइट नहीं मालूम. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें हाइट नहीं मालूम. तो हम क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर प्रेशर है P0 1 एटमॉस्फेयर और यहां पर प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर. तो प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम कितना होगा? समझिए बात को. 3 - 1 2 एटमॉस्फेयर और प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम होता है DGH. रो जी एच इज 2 एटमॉस्फेयर 2 × 10⁵. यहां से हमें H मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? यहां से हमें H मिल जाएगा. ध्यान दीजिएगा यहां से हमें क्या मिलेगा? H मिलेगा. तो H को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁵ अपॉन रो इंटू जी. तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया. देखते हैं. अब यह एक आंसर आया. बहुत अच्छी बात है. इट इज अप्रिशिएबल. ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि हम आंसर दे रहे हैं. आंसर देना चाहिए चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो. अब कुछ नहीं करना. हमें इस वैल्यू को पुट करना है तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा. अगली स्लाइड में हम कर पाएंगे. आप इसे नोट कर लो.
देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर प्रेशर कितना है? 3 एटमॉस्फेयर। तो वाटर कॉलम का प्रेशर कितना हुआ? क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप प्रेशर को देखते हो, इस पॉइंट पर अगर आप प्रेशर को देखते हो, तो यहाँ पे जो प्रेशर है बच्चों, 1 एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम। तो यहाँ पर वाटर कॉलम का प्रेशर निकालने के लिए हमें हमें क्या करा? 3 में से 1 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो अब ये आ गया है, तो अब हम इसको क्लियर करते हैं और इसके आंसर पे आते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के करें, पहले थ्योरी को समझें, तो इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू को रख देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स कितनी थी? 2g h। अब हमने h की वैल्यू रख दी। h की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 2 इंटू 10⁵ अपॉन क्या था? रो जी। तो g से g कैंसिल। अब बात आती है वाटर की डेंसिटी की। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सीसी। पर हमें एमकेएस में लेना है, तो एमकेएस में हमेशा वाटर की डेंसिटी याद रखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको हमेशा याद रखना चाहिए 10⁻³ kg/m³। तो अब ये देखिए, ये हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर है ए। देन आवर आंसर इज ए। किसी का आंसर सही होगा, किसी का गलत होगा, पर मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली स्टेप ऑफ लर्निंग होती है। आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट वी आर ट्राइंग टू गिव द आंसर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सिलेक्शन इन एन एग्जामिनेशन। क्योंकि हम गलतियां करते हैं, हम करते हैं, सही भी होता है, कभी गलत करते हैं, तो गलत से भी हम हर चीज को सीखते हैं। तो अब इसको क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसका आंसर हो गया √400 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज a hole of area A at the bottom of a cylindrical vessel. Water is filled up to a height h, and water flows out in t second. If water is filled up to a height of 4h, then it will flow out in time. This is another good question. T second is 4t, third is 2t, फोर्थ इज t/4। तो आप इसको आंसर दीजिए।
अब देखिए time required to empty the tank. किसी ने आंसर दिया है? T इक्वल टू हमने पढ़ा था A/A0 root of 2h by g. So time is proportional to the height of liquid filled. So we will have T1 upon T2 equal to root of H1 upon H2. पहले देखिए टाइम T था और हाइट कितनी थी H थी, बाद में टाइम T2, अब हाइट बोल रहे हैं 4h, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो इससे हमें मिलेगा Tt इक्वल टू 2t। तो हमारा आंसर तो आना चाहिए ऑप्शन सी। So what I want to say that it is not tough to solve the questions on velocity of efflux. One can easily solve the question, but you need to understand the formula. So if you are done with it, तो आप स्टूडेंट इसको क्लियर करने जा रहे हैं। अब एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, a large tank filled with water to a height h is to be emptied through a small hole at the bottom. The ratio of time taken for the level of water to fall from h to h/2 and from h/2 to 0 is first answer √2, second answer 1/√2, third answer √2 minus 1, fourth answer 1 upon √2 minus 1. तो we will solve it on the next board. आप इसको नोट कर लीजिए।
सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन बताइए क्या है। ए बी सी डी। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, लेट इन टाइम t1, वेट अ मिनट, लेवल चेंजेस, प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, फ्रॉम h टू h/2। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस टाइम को हम लिख सकते हैं t1 इक्वल टू a/a0 √2 अपॉन g रूट ऑफ h माइनस रूट ऑफ h/2। तो आप इसको थोड़ा ऐसे लिखिए, a/a0, ये h हमने कॉमन ले लिया है ना, ये आ गया 1 माइनस 1/√2। दिस इज इक्वेशन 1। लेट इन टाइम t2, level changes from h/2 to 0। h/2 to 0। तो t2 को कैसे लिखेंगे, a अपॉन a0 रूट ऑफ 2/g। तो ये हो गया h/2 माइनस 0। सो इट कैन बी रिटन एज a अपॉन a0, कॉमन ले लिया हमने, रूट ऑफ h/g, रूट ऑफ h/g, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। तो t1 अपॉन t2 हमें डिवाइड करना है, तो t1 अपॉन t2 हमें मिलेगा √2 into 1 minus 1/√2। So the answer is √2 minus 1। Correct answer is C। तो इट इज नथिंग वेरी स्पेशल कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हम इसको, इन सब चीजों को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस हमें जरूरी है। अब देखिए, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स।
अब देखिए, अब हमारा अगला हेडिंग है टर्मिनल वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हेन ए स्मॉल स्फेरिकल, पहले इसको समझना पड़ेगा, बॉडी is dropped into a very long liquid column. पहली चीज, when body moves through the liquid, it disturbs the layers, different layers of liquid. क्योंकि वो उनसे टकराएगा तो लिक्विड लेयर्स को तो डिस्टर्ब करेगा। ड्यू टू दिस रीजन, इसको पूरा समझना जरूरी है। A relative motion is established, ध्यान रखिएगा, a relative motion is established between different layers. Hence, a viscous force is developed, which is given by six pi eta r v. That is called Stokes law. Since body is moving through liquid column, an upthrust is also developed. Both viscous force, इसको पूरा लिखना बहुत जरूरी है, both viscous force and upthrust acts opposite, काफी लिखना पड़ेगा हमें, acts opposite इसको लिख लीजिए फिर बताइए। क्योंकि विस्कस फोर्स क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स। तो जब स्मॉल स्फेरिकल बॉल को हम एक बहुत लंबे लिक्विड कॉलम में ड्रॉप कर देंगे तो while passing through the liquid
It will strike with the different layers with different velocity. So it will provide different velocity to the different layers. So that causes a relative motion between the layers. So a viscous force is only developed whenever there is a relative motion between the layers. तो यहाँ पे दो फोर्स डेवलप हो गए, एक तो विस्कस फोर्स, तो लिख लिया आपने, मूविंग थ्रू द लिक्विड कॉलम, एंड अपथ्रस्ट इज आल्सो डेवलप्ड. बोथ विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट एक्ट अपोजिट. आगे बढ़ते हैं. अब तक आपने इसे लिख लिया होगा. एक्ट्स अपोजिट टू द weight of body. Initially, the weight of body is more than upthrust plus viscous force. But as body moves downward, relative motion increases. Hence, viscous force also increases. At a certain instant, downward force, that is the weight of body. एक मिनट अच्छे से लिखेंगे. देखिए इसको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे. वेट ऑफ बॉडी एंड अपवर्ड फोर्स, विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट balances each other and body moves with constant velocity. This constant velocity is called terminal velocity. अब आप इसको लिख सकते हैं. And whenever you are done, you tell me. अब हम उस टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे. So terminal velocity is a constant velocity
So I'm going to clear it. अब देखिए क्या होता है, इतना मालूम होना जरूरी है तभी हम इसको पूरा पढ़ पाएंगे। अब ये देखिए ये बॉडी है हमारी, इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, नीचे लग रहा है वेट, ऊपर लग रहा है अब थ्रस्ट। एक बार न्यूमेरिकल इसी अप्रोच पे आ गया था, विस्कस फोर्स, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। अब देखिए, तो वेट ऑफ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। तो वेट ऑफ बॉडी mg, अप थ्रस्ट वॉल्यूम लिक्विड, v is the volume of liquid displaced into g, viscous force 6 pi eta r small v. Mass can be written as rho, density into volume, so better to write। तो हम पूरा लिख के करेंगे इसको। और रो के बारे में जरूर लिख लें हम, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी का जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी है। अब वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं 4/3 जरूरत पड़ने पर पाई आर क्यूब। और थोड़ा देखिए, आर इज द रेडियस ऑफ बॉडी। फिर टर्म है वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये डेरिवेशन वाली बात नहीं है, ये कंसेप्ट वाली बात है। अगर हमारे पास ये कंसेप्ट नहीं है तो फिर क्या है, फिर इसको पढ़ने में जो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगली स्लाइड पे हम अब यहाँ से हम जब टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से आता है। 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी अपॉन ईटा। तो रो तो लिख लिया, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आप देखिए, अब एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, v इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, स्फेरिकल बॉडी की रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे, फ्रेम होते हैं।
इसको आप लिख ले तो बताएं मेरे को, या आपने इसे लिख लिया, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हम। ओके, तो टर्मिनल वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें हमेशा हमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन आता है। अब देखिए, तो हम क्लियर कर रहे हैं इसको, तो क्वेश्चन करते हैं। टू ड्रॉप्स of the same radius are falling through air with a steady velocity of 5 centimeter per second. If the two drops, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोलीज then the terminal velocity would be, first answer 10 centimeter per second, second answer 2.5 centimeter per second, third answer 5 into 4 to the power 1 by 3 centimeter per second, fourth answer 5 root 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी कॉमन इन द एग्जामिनेशन, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन मानते हैं। तो इसमें हम मेंसुरेशन की थ्योरी यूज करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, दो ड्रॉप कोरिजो के एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं, है ना, फॉर्म है सिंगल ड्रॉप। तो सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा? दोनों ड्रॉप के वॉल्यूम के समेशन के इक्वल होगा, कोई डाउट नहीं है। 4/3 कैंसिल हो गया, आर क्यूब इज 2r cube, सो r उस सिंगल ड्रॉप की रेडियस क्या होगी? 2 to the power 1/3 into r। अब देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, v1 अपॉन v2 इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। तो पहले वेलोसिटी थी 5, बाद में वेलोसिटी हो जाएगी, अब देखते हैं कितनी हो जाएगी भाई, बाद में वेलोसिटी हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। आर स्क्वायर और ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 to the power 2/3 इंटू आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, 2 to the power 2/3 का मतलब है 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 to the power 1/3। सो v2 विल बी 5 इंटू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर है, इसमें किसी ने आंसर दिया है, डी आंसर नहीं है बच्चों, ये रहा आंसर। बट I always appreciate if you give the answer
और टर्मिनल वेलोसिटी पे कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है. फ्लूइड इज a very big chapter. It requires a good number of classes to cover it. And while teaching the fluids, teacher has to keep the patience, and students also need to keep the patience. तो आप इसको नोट कर लें. तो टर्मिनल वेलोसिटी में ये जो कंसेप्ट है ना, अभी आपको जो बताया वॉल्यूम वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन बट ये दिस इज अ वेरी कॉमन एरिया जहां पर हमसे ये पूछा गया है. तो ये आपने नोट कर लिया. इट डिपेंड्स. तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, बड़ा ध्यान रखिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और v इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसका बड़ा ध्यान रखिए. So we will end it over here. इसको रिवाइज करिए.